ये एक छोटा सा टॉपिक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। हालांकि ये 11वीं क्लास में भी अभी अब और भी आगे पढ़ेंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि मान लीजिए हमारे पास एक फील्ड है और इस फील्ड में बहुत सारे चार्जेस है। एक चार्जेस तो ये हो गया Q1, एक इधर है Q2 और एक इधर है ये Q3 और ये Q4। तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं और ये सारे के सारे चार्जेस मिलकर के एक दूसरे पर फोर्स जनरेट करते हैं। हम सिर्फ इस पे चेक करना चाहते हैं कि इस पर ये सारे के सारे मिलकर के कितना फोर्स लगा रहे हैं। तो इस चार्जेस को इन सारे चार्जेस ने पकड़ रखा है, फोर्स लगा रखा है। इधर से ये लगाने लगा है फोर्स, इधर से इसने लगा रखा है, इधर से इसने लगा रखा है, उधर से इसने लगा रखा है, और कोई भी होगा वो भी इस पे फोर्स लगा देगा, है ना। ये मान लीजिए Q5 है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, एन चार्जेस हो सकते हैं। अट्रैक्शन का फोर्स भी हो सकता है, रिपेल फोर्स भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द फोर्सेज। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि अगर आपको इस वाले चार्जेस पर नेट फोर्स पता करना है कि टोटल फोर्स इस पे कितना है, तो इसका फोर्स देखिए, 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 सबको ऐड कर दीजिए, वो नेट फोर्स इस पे ये लगा हुआ है। सिंपल है, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए ये Q1 चार्जेस फोर्स को फील कर रहा है F1 फोर्स ये फील कर रहा है। तो F1 किसके इक्वल होगा, इसने इस पर लगाएगा एक फोर्स, फिर इसका इस पर फोर्स, इसका इस पर फोर्स, सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। वेक्टर सम करना है और वेक्टर सम। तो ये चार्जेस Q5 इस पर फोर्स लगा रहा है। इसके फोर्स को कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन 1/5, 5 ने लगाया इस पे। फिर दूसरा, अब ये भी तो लगा रहा है, इसका फोर्स कितना बनेगा, फोर्स ऑन 1/4, 4। फिर इसका लिख दीजिए, फोर्स ऑन 1/4। तो ऐसे हैं, तो फिर इसको हाँ इसको 6 कर लो, इसको 6 कर लेंगे हम। तो ऐसे हम ऐड करते चले जाएंगे सबको, 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे करते चले जाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है, और कुछ नहीं, वेक्टर सम करते हैं। फिर नंबर ऑफ फोर्सेस, ये बहुत सारे फोर्सेस हो गए। ये इसका फोर्सेस कितना है, F4, ये F5, ये F2 ऑन 1, तो ऑन 1 ऐसे करते चले जाएंगे, है ना, 3 ऑन 1। तो यहाँ पर लिखा हुआ, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस F51, F21, F31, F41 are acting on a single charge, will experience a net force, ये, and this net force will be equal to the vector sum of the all charges। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ दूसरा टॉपिक है हमारा ये कंपेयर। हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है मैटर की, एक मास है, एक चार्जेस है। दोनों ही क्या फोर्स एक्सर्ट करती है, मास एक्सर्ट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सर्ट करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों में हम कंपेयर करना चाहते हैं कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या इनमें डिसिमिलरिटीज है। तो मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट सिमिलरिटीज के लिख दिए हैं, नीचे 3 पॉइंट डिसिमिलरिटीज के लिख दिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम जानते हैं कैसे निकाला जाता है, 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। और ये भी कैसे निकलता है, ये न्यूटन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, m1 और m2 अपॉन में r²। अब इनमें दोनों में प्रॉपर्टीज, इन दोनों में सिमिलरिटीज देखिए। दोनों में सिमिलरिटीज ये है कि दोनों सेंट्रल फोर्सेस है। ये सेंट्रल फोर्सेस का मतलब ये है कि ये दो बॉडीज है, तो इन दोनों बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इन दोनों के जो लाइनिंग ज्वाइन होगी ना, उसी के अलोंग होगा फोर्सेस। जैसे यहाँ पर ये 2 बॉडी बनाई, ये तो ये जो फोर्स होगा ना, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, वो फोर्स इस बॉडी के सेंटर की तरफ ही होगा या फिर इस बॉडी के सेंटर की तरफ होगा। तो इसलिए इनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। यानी कि
फोर्स अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग, फोर्स अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इनके जो सेंटर को लाइनिंग जॉइनिंग होगी, इनके सेंटर को जो मिलाने वाली लाइनिंग होगी उसी के अलोंग होगा फोर्स। ऐसा नहीं होगा कि फोर्स इधर है या फोर्स इधर है या इधर हो गया फोर्स, ये बॉडी इस तरफ लगा रही है इस बॉडी पे फोर्स, ऐसा नहीं होगा। तो बोथ आर द सेंट्रल फोर्सेस। नंबर 2, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों ही ओबे करते हैं किसका, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसमें भी इनवर्स है। नंबर 3, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इन कंजर्वेटिव फोर्स हम उसको कहते हैं जिसमें वर्क जो होता है वो इंडिपेंडेंट रहता है पाथ से। अब यहाँ पे आ जाए, डिसिमिलरिटीज पे आ जाइए। अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है। ये इसका जो नेचर होता है ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्टिव भी हो सकता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होता है उसका नेचर हमेशा अट्रैक्ट रहता है, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करता है। अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करती है चीज़ों को, वापस रिपेल नहीं करती, रिबाउंड नहीं करती, वापस नहीं भेजती हुई, ठीक है, अट्रैक्ट का नेचर है इसका। दूसरा, डिपेंड अपॉन द मीडियम, ये वाला जो फोर्सेस है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्सेस डिपेंड करता है मीडियम पे, कि दो चार्जेस के बीच में वाटर है, एयर है, वैक्यूम है, क्या है, उसी के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा होती है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। जैसे ये इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है, अर्थ इसको मान लीजिए 5 न्यूटन से खींच रही है, इसके पीछे मैंने यहाँ पर एक टेबल रख दी है, ठीक, क्या ये इस टेबल ने इस पे इफेक्ट डाला, अभी भी उतना ही फोर्स लग रहा है, अभी भी अर्थ इसको उतनी ही फोर्स से खींचेगी, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्सेस है ये डिपेंड नहीं करता किस पे, मीडियम पर, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। इसके नीचे आप चाहे बाल्टी भर के पानी रख दीजिए तब भी अर्थ खींचेगी इसको, तो उतनी ही फोर्स से खींचेगी। और ये वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, और ये बहुत वेरी वीक फोर्स है। वीक फोर्स होने की वजह से हमें अपनी डेली लाइफ में देखने को नहीं मिलता। अगर हम फिर भी इसको जानने की कोशिश करें कि ये स्ट्रॉन्ग कैसे है और वीक कैसे है, हमने दो पार्टिकल लिए, सबसे छोटे पार्टिकल लिए, सबसे छोटे, एक इलेक्ट्रॉन लिया हमने, एक प्रोटॉन लिया, वेरी स्मॉल पार्टिकल है, उनके चार्जेस हमको मालूम है, उनके दोनों चार्जेस, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा एक प्रोटॉन, इस पर इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और इस पर 1.6 × 10⁻⁻19। इन दोनों को आपस में कुछ डिस्टेंस पर हमने रखा और फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन की, वो कैलकुलेशन रख कर निकाल के हमने एक तरफ उसको टैबुलेट कर दिया, लिख लिया, उसे राइट कर लिया। उसके बाद फिर हमने इन्हीं दोनों फोर्सेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड किया, क्योंकि इसके पास भी मास है, इसके पास भी मास है, दोनों का मासेस रख करके बीच का डिस्टेंस जो पहले रहा था वही अब रख करके ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड कर लिया। तो हमने फिर ये पाया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, वो 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, 10⁻39, बहुत बड़ा फोर्स है ये। अभी देख लो, छोटे से एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करी हमने, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में निकाल, हाँ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो 10⁻39 टाइम्स है, किससे, उनके बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। 10 के पीछे 39 जीरो लगाओ, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है ये। आप इसको कैलकुलेट भी करना, क्वेश्चन दे दिया गया, चलो आपको ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा मैं, इसमें लिखा हुआ भी कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर यूँ कह दिया जाएगा कंपेयर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन के फीचर हमें सबके पता है, चार्जेस कितना होता है, मास कितना होता है, डिस्टेंस आप 1 यूनिट ले लीजिए या आप कुछ भी डिस्टेंस ले लीजिए, उसको करना आप, तो आप पाओगे ये इतना आएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। न्यू टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब एनवायरनमेंट, किसी के चारों तरफ का एक एनवायरनमेंट, उसको हम फील्ड कहते हैं। हर चीज़ का फील्ड होता है, ऐसे ही एक रेस्ट चार्ज का भी फील्ड होता है। जैसे कोई एक चार्जेस है ना, ये प्लस चार्जेस है, तो ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, और वो फील्ड ऐसा होता है कि अगर तुम इस फील्ड में जाओगे ना तो ये तुम्हें चिपका लेगा, बुला लेगा अपनी तरफ,
ऐसा फील्ड है ये। जैसे हमने एक दहकता हुआ अंगारा लिया, कोयला लिया, तो ये कोयला है और इसने क्या कर लिया, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लिया है। जैसे तुम इसके पास जाओगे, इस हाथ हाथ पास लेकर के जाओगे कोयले के पास, तो तुम्हें सेंसेशन होगी कि यहाँ पे कुछ है, गरम गरम लगेगा, तुम उस फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ठीक ऐसे ही चार्जेस का फील्ड होता है, ये भी अपने चारों तरफ एक फील्ड बना लेता है, और उस फील्ड में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें ये अपनी ओर भी अट्रैक्ट कर सकता है अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड है। या उसमें अगर हम अदर चार्जेस लेकर के जाएंगे तो अदर चार्जेस फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो कहेगा यो यहाँ है क्या, तो वो जो चार्जेस होगा वो या तो इसकी तरफ आ जाएगा या यहाँ से निकल कर भाग जाएगा, भागो यहाँ से, है ना। तो ये मान लीजिए हम दूसरा चार्ज है माइनस का लेकर के चले, ये माइनस का चार्ज है और इसको हम लेकर के चले, और जैसे ही इसने इस फील्ड में एंट्री मारी तो तुरंत ये फील करेगा कि यहाँ कुछ है, वो फोर्स को फील करेगा। और वो फोर्स लगाने वाला कौन है, ये जिसने अपने चारों तरफ फील्ड बना रखा है, सोर्स चार्ज है, सोर्स क्यों, सोर्स बनाने वाला। तो ये फोर्स ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, पकड़ करके खींच लेगा इसे, यहाँ आ जा, है ना। तो ये होता है फील्ड। एनवायरमेंट अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। एनवायरमेंट बोल सकते हो, रीजन बोल दो, रीजन अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हालांकि हमें दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, ये ऐसे ये लाइन सी निकाल दी, ये कि भाई ऐसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रस्सियाँ है, एक तरीके से ऐसे समझो ये, और ये रस्सी जैसे स्पाइडरमैन नहीं होता, और वो स्पाइडरमैन रस्सी मारता पकड़ करके खींच लेता है, ऐसे ही चार्जेस ने रस्सी बना रखी है, फैला रखी है, जैसे ही कोई दूसरा चार्जेस आएगा पकड़ करके खींच लेगा, है ना। जैसे इस फील्ड में जैसे मकड़ी जाला बना देती है अपने चारों तरफ, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके फील्ड में आता है उसे पता चल जाता है, मकड़ी तुरंत फेंकती है जाला और पकड़ देगी और खा जाती है, खत्म। वो फेंकती नहीं, सिर्फ एक कहानी बताई सर आपने हैं वो फेंकती नहीं, वो तो पहले से बना के रखा है, खुद आगे वो चिपक जा। हाँ, वो उसमें चिपक जाओ, उसे पता चल जाए ना, फंस जाती है वो उसमें, तो उसने रस्सी बना रखी है। तो स्पाइडरमैन तो ऐसे ही करता। तो ये फील्ड हो गया, समझ में आ गया। फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय द लाइन, ऐसे लाइन निकाल देंगे। अच्छा, माइनस वाला भी तो बनाएगा, माइनस को क्यों छोड़ दिया, ये लो जी, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये लो, ये भी अपने चारों तरफ जाल फैलाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये दिखता ना हमें, ये दिखता ना भाई हमें। अब जो प्लस का चार्जेस होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और जो माइनस का चार्जेस होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा। तो हम इसमें एरो लगाएंगे ऐसे, इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डाउनवर्ड इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ये जो तुमने रस्सी सी बनाई है, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनको हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इनको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फोर्स लगा सकती है, इनके पास ये एबिलिटी है कि ये दूसरी बॉडी पर फोर्स लगा करके अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली हमने सोची है और कुछ नहीं है। क्यों सोची है, ताकि कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द इमेजिनरी लाइन्स और स्मूथ कर्व्स भी हो सकते हैं। ये कैसे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्जेस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और ये पॉजिटिव पर पहुँचती है।
ये एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, एक कर्व ही तो है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द स्मूथ कर्व और ये स्ट्रेट लाइन टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द इमेजिनरी लाइंस टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने लाइनें बनाई हैं या कर्व बनाए हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वे प्रॉपर्टीज हम वन बाय डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज। हाँ, वे भी हमने प्रॉपर्टीज बनाई हैं ऐसे ही सोच करके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पहले ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको समझ लो पहले, ये दे रखा पहले है ना। रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड का मतलब समझते हो? ये जो वर्ड है दो, रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड, नहीं समझते इनका मतलब? देखो समझो इनका मतलब। ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये रेडियस है और ये रेडियस बाहर की तरफ जा रही है, तो ये रेडियली आउटवर्ड, और अंदर की तरफ आ रहा है तो इनवर्ड। ठीक है, ये बात। अब इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे। उससे पहले हम इंटेंसिटी लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो भाई बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इंटेंसिटी का मतलब आप एक तरीके से उसकी ताकत समझो। जो जिस चार्जेस ने अपने चारों तरफ एक फील्ड बना करके रखा हुआ है, तो इस फील्ड में मैं यहाँ पर एक चार्जेस रखता हूँ, तो इस पर फोर्स लगता है 2 न्यूटन्स। कितना? 2 न्यूटन्स। फिर मैंने इसमें ले जा करके रखा, इसमें लगा 5 न्यूटन्स, तो कौन से की ताकत ज़्यादा? इस वाले की ज़्यादा है ना। इसमें ज़्यादा फोर्स लगता है, इसमें कम फोर्स लगता है। तो इंटेंसिटी ये है कि यूनिट चार्ज पे जो चार्जेस पे फोर्स लगेगा वो इसकी इंटेंसिटी होगी। ठीक है, उसकी ताकत कैसे कैलकुलेट की जाएगी कि ये फील्ड है, इस फील्ड की कितनी ताकत है, कैसे पता करेंगे हम कि इसकी फील्ड कितनी है, इसकी ताकत कितनी है, इस फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। तो हमने क्या किया, हमने एक चार्ज लिया, और चार्ज कितना लिया? यूनिट चार्ज। ये इसको ना हमने यूनिट चार्ज बोल दिया, और इसको कहा कि इससे ना हम एक्सपेरिमेंट किया करेंगे कि कौन से फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, कौन से फील्ड की इंटेंसिटी कम है। अब हमने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, ये यहाँ रख दिया। तो जैसे ही इसको यहाँ पर रखा, तो इसने फोर्स को एक्सपीरियंस किया 2 न्यूटन्स। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 न्यूटन्स है, क्योंकि ये बता रहा। फिर इस फोर्स को उठा करके मैंने यहाँ पे रख दिया, तो मैंने यहाँ पर जब रखा तो ये फोर्स को फील करता है 5 न्यूटन्स। तो यहाँ पर इस रीजन के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी हुई? 5। और यहाँ पर रख दोगे तो इसने फील किया 10, तो यहाँ पर फिर इंटेंसिटी कितनी हुई? 10। तो इंटेंसिटी को मेजर करने का तरीका क्या किया हमने? एक चार्ज लिया और उसको प्लेस टू प्लेस, पॉइंट टू पॉइंट कहीं कहीं रख करके दे दिया, वहाँ से हमें पता चल गया कि यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी। वो हमने पॉजिटिव लिया, इसको ना हम पॉजिटिव चार्ज बोला करेंगे। इसका नाम रख रखा हमने टेस्ट चार्ज। इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं ना हम इससे, तो इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए क्या है? एक तरीके से ताकत। और इस ताकत को कैसे मेजर किया हमने? हाँ, तो यानी कि टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, वही क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी होगी। तो इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से बना सकते हैं, फोर्स
एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज, और ये डिनोमिनेटर में रखना है आपको। ये तो एक अंक है, इसको यूनिट कर दिया गया, जैसे ये यूनिट हो गया तो ई किसके इक्वल है, एफ के। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल ई एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वी, मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो सर वो तो हट जाएगा, वो तो हमने सिर्फ लिख रखा है ना? क्या, टेस्ट चार्ज तो हमने शो वैल्यू लिख रखा, वरना वो यूनिट रहेगा। हाँ इसलिए वो उसके इक्वल होगा। हाँ हाँ यूनिट रहेगा वो, हाँ क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम सोर्स चार्ज से दूर जाते हैं दूर जाते हैं दूर जाते हैं, तो इंटेंसिटी बेसिकली डिक्रीज होता जाता है। तो डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो वो रिलेशन हम चाहते हैं कि वो रिलेशन क्या है, कितना डिस्टेंस इंक्रीज करेगी तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगा। तो एक रिलेशन बनाना चाहते हैं हम, उस रिलेशन को बना देते हैं। देखो कैसे, तो हम सपोज दैट ऐसे मान करके चले गए सर कपड़ा ले ले वाला, इससे जल्दी समझ डिस्टेंस एट डिस्टेंस आर। तो यहाँ पर ये हमारा एक टॉपिक है जो हम रिलेशन बनाना चाहते हैं। हम ये मान करके चलेंगे सपोज दैट वी हैव ए सोर्स चार्ज, ये हमारे पास एक सोर्स चार्ज है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सभी डायरेक्शन में होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो हम एक डायरेक्शन ले लेंगे, सभी डायरेक्शन पे हम काम नहीं करेंगे, सिर्फ एक डायरेक्शन ले लेंगे। तो मैंने ये एक डायरेक्शन ले ली है, ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जैसे जैसे हम इससे दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हम यहाँ पर इस डिस्टेंस के किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस होगी, उसको हमने आर मान लिया है और इस पॉइंट का नाम हमने पी रख दिया। यहाँ पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम चेक करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हाँ, कितना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी थ्योरी कैसे बनाओगे, सपोज दैट ए सोर्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इसको डिनोटेड कर देंगे हम कैपिटल क्यू से भी लिख सकते हैं और स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हैं। और उस फ्रॉम द सोर्स चार्ज एट डिस्टेंस आर देयर इज ए पॉइंट वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज दैट हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, टेस्ट चार्ज रख करके। तो हम एक टेस्ट चार्ज उठा करके लाएंगे इधर से और ये यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर जब हम टेस्ट चार्ज रख देंगे तो वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स को जो एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी होगी। तो हम यहाँ फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, सपोज टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट क्यू नॉट, सपोज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज प्लेस्ड एट पी पॉइंट, देन फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज इज गिवन एज। यहाँ पर अगर आपने ये टेस्ट चार्ज रख देते हो तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय द कूलम्ब्स लॉ हम लिख सकते हैं। ये होगा बाय कूलम्ब्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये वाला क्यू और वो वाला क्यू, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे। अगर आपने इसको Q1 लिखा है तो यहाँ Q1 लिखोगे, और आपने इसे कैपिटल Q बनाया है तो इसे कैपिटल Q बना लोगे। तो यहाँ पर मैं कैपिटल Q बना लेता हूँ और फिर वो वाला Q, और बीच का दोनों का डिस्टेंस का ये बाय कूलम्ब्स लॉ हम हो गया, ठीक है। नाउ बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या कहती है, अभी हमने पढ़ी है ये भी कि E इज इक्वल टू होता है F अपॉन क्यू। F की वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ से, ये क्यू नोट है, F की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पे हम F की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर, और एक भाई साहब ये भी तो है, इसे भी देखो, ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचेगा, E इज इक्वल टू, आपके पास बचा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है।
अगर आप 2 मीटर दूर जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम्स। स्क्वायर है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर है। अगर आप सोर्स चार्ज से 3 टाइम्स जाओगे, 3 मीटर दूर जाओगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा? 9 टाइम्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ? स्क्वायर के फॉर्म में, इनवर्स स्क्वायर फॉर्म में डिक्रीज होता है। 2 मीटर जाओगे 4 टाइम्स हो जाएगा, 3 मीटर जाओगे 9 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स जाओगे तो 64 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे डिक्रीज होता जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ एक रिलेशन हो गया। इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल करेंगे। यहाँ पर कैपिटल क्यू के प्लेस पर आप स्मॉल क्यू लिख लोगे, नो प्रॉब्लम। बस ये याद रखना आपका क्यों है वहाँ पे। एक क्यों है। अब एक छोटी सी बात हो रहा है कि ये इसकी क्वेश्चन आते हैं कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखिए। तो यहाँ से लिख सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। इसका यूनिट क्या है? कूलाम। तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। और दूसरा यूनिट इसका हम आगे चल करके पढ़ेंगे, इसका दूसरा यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी होता है इसका दूसरा यूनिट। हाँ, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ठीक। और फिर डायमेंशन भी पूछ ली जाती है कि डायमेंशन भी बताइए इसकी, डायमेंशन क्या है इसकी। तो डायमेंशन भी आसानी से लिख सकते हो। इसका डायमेंशन क्या ऊपर वाले का? ऊपर वाले का ml/t-2 और नीचे वाले का डायमेंशन 80 होता है। चार्ज का डायमेंशन 80। हाँ, इसको सोल्व करेंगे, ऊपर भेज देंगे सबको। तो ml/t-2 और एक इधर से आया तो -3 और ये a-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक। अब यहाँ से एक यूनिट और बन सकती है इसकी, नंबर 3 यूनिट यहाँ से बना सकते हो आप। केजी डायमेंशन से बन जाएगी, केजी मीटर सेकंड की पावर -3 और A4 एम्पियर की पावर -1। एक यूनिट ही हो गई, तो 3 यूनिट हो गई, 1 2 3। वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बस आज इतना ही, बाकी और कल करेंगे।